बस अपने लेजेंडर पॉलिनोमियल्स को याद करने के लिए यह नहीं था 1/2 का स्क्वायर रूट। फाई 1/2 का स्क्वायर रूट नहीं था। पी 3/2 गुना x का स्क्वायर रूट नहीं था। थोड़ा अलग कुछ नॉर्मलाइजेशन अंतर है, लेकिन यह निश्चित रूप से x है। P2 3 cos 3 x स्क्वायर माइनस 1 का आधा है। यदि आप cos थीटा को x कहते हैं तो यहाँ एक रूट 5/2 बीच में और सामने भी, इसलिए समग्र नॉर्मलाइजेशन में कुछ बेमेल है। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए, लीजेंड्रे पॉलिनोमियल संतुष्ट करने वाली कंडीशन सिर्फ एक नहीं है। मुझे डालना चाहिए थी साई डेल्टा L1 L2 है, लेकिन कुछ फैक्टर है जो 2/2 L प्लस 12 1 प्लस 1। यह फैक्टर है। यदि आप यहाँ a स्क्वायर रूट और यहाँ y रूट लगाने का प्रयास करते हैं तो आप मिलान देखेंगे। आप नॉर्मलाइजर होना चाहते थे, मतलब कि आप चाहते हैं कि यह पक्ष एक हो। यदि आप चाहते हैं कि यह पक्ष चालू रहे तो आप इनमें से प्रत्येक वेव फंक्शन के लिए डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो आप अपना फाई एल अपने PLS से संबंधित पाएंगे नॉर्मलाइजेशन द्वारा। तो आप जांच सकते हैं कि x का फाई n वास्तव में 2n प्लस 1/2 PNX का रूट होगा। तो अगला प्रश्न है हर्मिट पॉलिनोमियल्स रेंज, जिसमें ये फंक्शन लिखे गए हैं। x पर फंक्शन, वह रेंज हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, -∞ से +∞ है। तब यहाँ परेशानी है, अगर मैं ये पॉलिनोमियल्स लिखूं प्लस या -∞ पर, ये पॉलिनोमियल्स उड़ जाएंगे। x की पावर 15 x पर +∞ या -∞ स्क्वायर बहुत बड़ा होना के बराबर, उन्हें स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन कहते हैं। आपको इन्फिनिटी से कम होना चाहिए था। आप इसे कैसे हासिल करते हैं, जहां आप एक वेट फैक्टर रखने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके यूं ही आंख बंद करके कह रही हूँ फंक्शन के बीच ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन। आपको वेटेड dx पर इंटीग्रेटिंग होने की जरूरत है। तो dw वास्तव में जरूरी होगा, जिससे कि यह स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन से संबंधित होगा, तथा आप इस वेट को e से -x² dx मान लें। तो यह ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन जिसका हमने अध्ययन किया वेटेज फैक्टर के साथ -x² dx है। और यदि आप जाना चाहते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यह a से b तक है, आपको इस वेट फैक्टर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर a और b इन्फिनिटी है, आपको सावधान रहना चाहिए। आपको एक डैम्पिंग फैक्टर लगाने की आवश्यकता है, इसलिए स्क्वायर इंटीग्रेबल कंडीशन संतुष्ट है। इसी तरह लैगुएरे पॉलिनोमियल, जिसे आप हाइड्रोजन एटम में देखना शुरू कर देंगे, आप जानते हैं कि यह एक रेडियल कोऑर्डिनेट है, और रेडियल कोऑर्डिनेट कूलम्ब पोटेंशियल में केवल 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। मतलब आपके पास एक समान है तो एक और पॉलिनोमियल है जिसे लैगुएरे पॉलिनोमियल कहा जाता है, लेकिन यहाँ एक नया वेटेज फैक्टर है, इसलिए यह ध्यान रखेगा आप केवल पॉजिटिव x अक्ष पर हैं। आप इस वेट फैक्टर को dxe के रूप में -x में रख सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि Rn संबंधित है? शून्य के L2 से इन्फिनिटी तक मैं आपको बस कुछ स्वाद दे रही हूँ। फेमिलियर पॉलिनोमियल, जैसा कि आप देखते हैं, वे सभी स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन से संबंधित हैं। बेशक जब भी आप किसी इन्फिनिटी से टकराते हैं, आपको अपनी ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन में वेटेज फैक्टर के बारे में चिंता करनी होगी, तथा चूंकि यह दोनों तरफ इन्फिनिटी तक जा रहा है, वेटेज फैक्टर सिमेट्रिक होना चाहिए। x प्लस या माइनस दोनों
दोनों इन्फिनिटी से यह कम होना चाहिए। यहाँ केवल जब x की प्रवृत्ति प्लस इन्फिनिटी की ओर होती है यह बहुत कम होना चाहिए। और इसके बारे में सोचें, यदि आप L2 को माइनस इन्फिनिटी से शून्य तक देखना चाहते हैं आप क्या करेंगे? इसके बारे में केवल एक जरूरी बात है, तो वेटेज फैक्टर प्लस x में e बन सकता है। यह ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन है वेटेज फैक्टर इंटीग्रेशन लागू करने की। जब आपके स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन की आपकी सीमा इन्फिनिटी को छुए। अगली चीज जो मैं प्राप्त करना चाहती हूँ वह है फंक्शन जो पीरियोडिक हो सकते हैं। पीरियोडिक से अर्थ है लय एक समान होगी। आप शून्य से L तक जाते हैं, L से 2L तक लय समान है। इसी प्रकार आगे आप इसे कैसे परिभाषित करते हैं कि आप इसे ऐसे कहते हैं कि फंक्शन x के f बराबर है x प्लस r के f के, जहां r चरणों के बाद फिर से जब आप वही यह होने जा रहे हैं। कमरे की टाइलें ले लो, प्रत्येक टाइल यदि यह समान है तो आप केवल टाइल पर भी काम कर सकते हैं। अगला वाला एक ऐसा ही होगा। तो आप इस कंडीशन को कैसे रखते हैं? आप इस कंडीशन को रखने की कोशिश करते हैं x का f बराबर x प्लस r का f, जो प्रयास करेगा कि आपके पास साइन m पाई x बटा पाई r हो, क्योंकि जब आप x से x प्लस r लेते हैं तो आपको वापस उसी जगह पहुंच जाना चाहिए। और इसी तरह यहाँ क्या यहाँ कोई दो फैक्टर है, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक फ्लेवर दे रही हूँ जो आपको लिखना है। एक श्रृंखला विस्तार जो पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन को संतुष्ट करता है, तथा आपके पास साइन तथा कॉस फंक्शन हो सकते हैं। मान लीजिए कि आप x से x प्लस r लेते हैं। मैं चाहती हूँ x का f x प्लस r के f के समान हो, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि शायद आपको दो फैक्टर रखने होंगे। शायद मैंने दो फैक्टर गंवा दिए। अगर मेरे पास दो फैक्टर हैं, साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन, आप इस फूरियर सीरीज को कई उदाहरणों में करते हैं। और यदि आपके पास एक पीरियोडिक फंक्शन है, यह विस्तार कहीं न कहीं सुना सुना सा लगता है। यही हम करते रहे हैं। जब भी हम लीजेंड्रे फंक्शन में एक आर्बिट्रेरी फंक्शन लेते हैं तो यह मूल अवस्था का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन मूल अवस्था का एक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। कि यांत्रिक रूप से मैंने यहाँ क्या डाला है, क्या आप स्वभाव को देख रहे हैं? वह है कि हमेशा होता है यदि आपके पास मूल फंक्शन का एक सेट है तो आप एक लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन लिख सकते हैं, जहाँ कुछ कोएफिशिएंट के साथ कुछ स्केलर कोएफिशिएंट अल्फा m और बीटा m है। यहाँ मैंने बेसिस फंक्शंस के रूप में साइन फंक्शंस और उसी के साथ कॉस फंक्शंस को लिया है। वास्तव में यहाँ दो होना चाहिए और m पॉजिटिव वैल्यू से जा रहा है। पॉजिटिव क्यों? हमारे पास नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं हो सकती? यह वास्तव में साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन के लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन आप इसे समान रूप में अलग तरीके से लिख सकते हैं। समकक्ष तरीका क्या है? तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं e की पावर 2 in x बटा r 2 पाई x भी। तो यह 2 पाई है टाइम्स i in x ओवर r। मैं फाइल में इन चीजों को ठीक कर दूंगा, लेकिन कृपया खुद भी नोट कर ले। तो यहाँ बेसिक फंक्शंस क्या हैं? कोफिशिएंट, और यह बेसिक फंक्शंस होना चाहिए। यहाँ ये दोनों बेसिस फंक्शन हैं, उनमें से कई यहाँ भी समान। प्रत्येक बेसिस फंक्शन को आप एक सबस्क्रिप्ट दे सकते हैं n, निर्भर करता है उस n पर। औपचारिक रूप से मैं इसे n c n phi n x पर समेशन के रूप में लिख रही हूँ। यह phi n मैं इसे ऑर्थोनॉर्मल के लिए चुनती हूँ और मैं अपने x के f को उसके टर्म्स में लिख सकती हूँ। तो इस विशेष उदाहरण में यह phi n और कुछ नहीं है। यहाँ 2 पाई फैक्टर होना चाहिए घातांक में,
और वह फैक्टर आपका फाई है। यदि मान लें कि मेरे पास यह पीरियोडिसिटी नहीं है, माना मैं इस पीरियोडिसिटी को नहीं रखती, इस पीरियोडिसिटी ने हमें इस विस्तार को लिखने की अनुमति दी जो उस पीरियोडिसिटी को संतुष्ट करता है। लेकिन अगर मेरे पास यह पीरियोडिसिटी नहीं है, एक इंटीग्रेशन द्वारा मुझे इस समेशन को बदलना होगा। इंटीग्रेशन किसे कहते हैं? फूरियर ट्रांसफॉर्म के अलावा कुछ नहीं। आप एक मुक्त पार्टिकल लेते हैं जो कहीं से बाउंड नहीं है, कोई पीरियोडिसिटी नहीं है। मान लीजिए आप एक मुक्त पार्टिकल को एक वृत्त पर रखते हैं, पार्टिकल बनाएं और r त्रिज्या के एक वृत्त पर गति करें। 2 पाई रोटेशन के बाद जब यह वापस आता है तो क्या होता है? यह उसी बिंदु पर है। तो आपको यह पीरियोडिसिटी कंडीशन रखनी होगी। थीटा ए का f बराबर थीटा प्लस 2n का f पाई अवधि के, और फिर वह आपको फूरियर सीरीज रखने के लिए फोर्स करता है। तब भी ऐसा ही होता है जब आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स करते हैं। हाइड्रोजन एटम में फाई एंगल में वह प्रॉपर्टी है। आपको यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आपका फाई कोण, जब आप फाई को फाई प्लस इंटीग्रल गुणक बनाते हैं 2 पाई के, तो कुछ भी नहीं बदलना चाहिए। वेव फंक्शन करता है क्योंकि यह एक ही पॉइंट है। लेकिन अगर आपके पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाने वाली एक रियल रेखा है, यह इस कोणीय कोऑर्डिनेट की तरह नहीं है, वहाँ कोई पीरियोडिसिटी नहीं है। जब तक मैं कोई कंडीशन नहीं देता कि पुनरावृत्ति है, यह एक रियल रेखा लेता है, तो मेरे पास कोई पीरियोडिसिटी नहीं है। तो यह हो सकता है आपको अपना समेशन एक इंटीग्रेशन द्वारा बदलना होगा, और वह आपका परिचित फूरियर ट्रांसफॉर्म है e के i के x के रूप में आधार फंक्शंस के साथ। और आपका Cn एनालॉग आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म घटक k का f टिल्डा है। कोई पीरियोडिसिटी नहीं है यदि आप रखने की कोशिश करते हैं। x का f और x प्लस r का f संबंधित नहीं है। देखें कि क्या आप इसे समेशन की एक फाइनाइट सीरीज की तरह रखने का प्रयास करते हैं। वह पीरियोडिसिटी इस बेसिस फंक्शंस के साथ होगी, इस आधार फंक्शंस के साथ। यदि आप कोई पीरियोडिसिटी नहीं चाहते हैं, इसकी कोई पीरियोडिसिटी नहीं है, इसके बारे में सोचो, तो यह देखने का तरीका है फाइनाइट सीरीज समेशन जो पीरियोडिक फंक्शंस के लिए एक फूरियर सीरीज है और पीरियोडिक कंडीशन नहीं रखी जाती है। आप इसे फूरियर से बदल देंगे। k का f टिल्डा क्या है? यहाँ की तरह ही अगर मैं पूछूं कि Cn क्या है, क्या करेंगे आप? आप इंटीग्रेट करेंगे f को इस स्टार के साथ। यहाँ एक ही बात, k का f टिल्डा इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म है, जो और कुछ नहीं, इसका स्टार e का माइनस i के x के f से गुणित dx पर इंटीग्रेटेड है। जितना हो सके सीधे आगे। अगर मैं यह जानना चाहती हूँ कि k का f टिल्डा क्या है जो कोएफिशिएंट है सुपरपोजिशन के लिए, आपको लेने की जरूरत है इस बेसिस फंक्शन का स्टार x के f के साथ और इंटीग्रेट करें। तो कोई सवाल कर सकता है कि यहाँ एक से अधिक रूट 2 पाई क्यों है? यहाँ केवल एक चीज यह है कि यदि आप इसे फिर से करते हैं, आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपका डायराक डेल्टा फंक्शन परिभाषा संतुष्ट है। फूरियर ट्रांसफॉर्म में कुछ लोग कई कन्वेंशंस करते हैं, 1/2 पाई, और इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म में वे इसे नहीं डालते हैं। आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ कई कन्वेंशंस हैं। इस पाठ्यक्रम में आइए हम इस कन्वेंशन का पालन करें कि हम दोनों के लिए 1/√2
रूट 2 पाई 1 रखते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म दोनों के लिए कई कन्वेंशन, लेकिन हम इस तक ही सीमित रखेंगे। इसलिए जब तक आप आधे रास्ते एक कन्वेंशन और दूसरा आधा रास्ता दूसरा कन्वेंशन का पालन नहीं करते, तब तक सब कुछ सही है। यदि आप पूरे कन्वेंशन का पालन करते हैं, आपको सही उत्तर मिलेंगे, सिर्फ यहाँ पूर्णता में डालते हुए। तो L2 स्पेस के लिए A और B के बीच आंतरिक प्रोडक्ट, जिसे हम एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए परिभाषित करते हैं फंक्शन स्पेस में, आप इसमें डाल दो A और B के बीच dx का इंटीग्रेशन फाई n स्टार फाई a। इसे संतुष्ट करने के लिए ऑर्थोनॉर्मलिटी की कंडीशन। आप जानते हैं कि डायराक डेल्टा फंक्शन क्या है। एक 2 पाई इंटीग्रल है I के x की पावर e का माइनस x प्राइम dx प्राइम है। डेल्टा फंक्शन d के क्या वह सही है? मुझे इस प्रॉपर्टी को संतुष्ट करने की आवश्यकता है जब मैं x का फंक्शन करता हूँ जो k का इंटीग्रल है। k का f टिल्डा I के x की पावर e के लिए। मान लीजिए कि मैं इसे 1 ओवर पाई से परिचित कराता हूँ और मैं k के इस f टिल्डा को बदल देता हूँ, जैसे कि जब आपके पास यह भी हो e2i के x और एक रूट 2 पाई यहाँ पहले से ही थी। मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ क्या रखना चाहिए। मुझे इसे 1 ओवर n के रूप में रखने दें, तो यह होगा 1 ओवर रूट 2 पाई 1 ओवर n dk का इंटीग्रल e की पावर I के x माइनस x प्राइम का x प्राइम f। मैं चाहती हूँ कि बाएं हाथ की तरफ राइट हैंड साइड के समान हो और यह मुझे इसे चुनने को मजबूर करता है। कुछ जगहों पर उन्होंने यहाँ 2 पाई का इस्तेमाल किया होगा और फिर इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म नॉर्मलाइजेशन 1 होगा। इसका मतलब होगा n होना चाहिए। यह ज्ञात परिभाषा है जिसका हम उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं। वह डायराक डेल्टा फंक्शन परिभाषा है। वास्तव में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक dx प्राइम वहाँ है, तो आपको dx प्राइम पर इंटीग्रल करना होगा। यह आपको डेल्टा फंक्शन देगा। यह है x का a डेल्टा माइनस x प्राइम और फिर इंटीग्रल ओवर x प्राइम का dx प्राइम f o x बन जाएगा। n रूट 2 पाई देता है। यह डेल्टा फंक्शन मैंने लिखा है क्योंकि n रूट पाई है। इसलिए हम एक कन्वेंशन का पालन करने जा रहे हैं जहां हम फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए रूट 2 पाई पर 1 रखेंगे, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए रूट पाई। कुछ किताबें अगर आप जाकर देखें, फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए उनके पास 2 पाई होगी। इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। क्या अंत में ठीक है और राइट हैंड साइड समान होना चाहिए? यह नॉर्मलाइजेशन सिर्फ एक कन्वेंशन नॉर्मलाइजेशन है जहाँ मुझे याद रखने की आवश्यकता है कि मैं इनवर्स रखूं या न रखूं। यदि मैं वही नॉर्मलाइजेशन करता तो मुझे वे भ्रम नहीं होते, दोनों फूरियर के लिए और साथ ही इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए। यह वह कन्वेंशन है जिसका मैं पालन करने जा रही हूँ। तो पूर्णता कन्वेंशन क्या है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। हमने इसे आउटर प्रोडक्ट किया। फाई n के साथ फाई m आइडेंटिटी है। यह इस ओर क्या होगा? मुझे n के ऊपर एक समेशन करना है और यह है आइडेंटिटी। एक डेल्टा n तरह कुछ। यह क्या होगा? बदल जाए फाई n s। इसलिए जब भी आपके पास एक केट हो, मैं डाल रही हूँ
फंक्शन, और जब भी हमारे पास BRA स्टेट होता है हम इसे एक स्टार फंक्शन के जैसे में रखते हैं। यह वही कन्वेंशन है जिसे मैं अनुसरण कर रही हूँ सभी NS पर सम्मड अप। यह क्या होगा? कंटिन्यूअम पोजीशन स्पेस आपके पास क्रोनकर डेल्टा नहीं हो सकता है, यह होगा। आप कैसे सत्यापित करते हैं कि यह सही है? इसे अभी एक अभिधारणा के रूप में ले। मान लीजिए कि मैं एक आर्बिट्रेरी फंक्शन f लेती हूँ। फिर आपको यह दिखाने में सक्षम होना चाहिए कि यदि फंक्शन स्पेस में एक आइडेंटिटी ऑपरेटर है, x का f प्रभावित नहीं होना चाहिए। चलो ऐसा करते हैं। किस प्रकार जांच करें कि फंक्शन स्पेस में यह एक आइडेंटिटी ऑपरेटर है? तो आर्बिट्रेरी स्टेट साई बस बेसिक स्टेट का सुपरपोजिशन याद करने के लिए Cn दिया गया है इनर प्रोडक्ट द्वारा साई के साथ फाई n। इसलिए फंक्शन स्पेस में x के f को भी आप इस प्रकार लिख सकते हैं, x के फाई n का सुपरपोजिशन। और यहाँ Cn क्या है? Cn प्रतिस्थापित किया जा सकता है एक आंतरिक प्रोडक्ट स्टेट द्वारा। वह आंतरिक प्रोडक्ट और कुछ नहीं है। मैंने केवल यह ट्रैक रखने के लिए x प्राइम लगाया कि हम एक डमी इंटीग्रेशन कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि इस x के साथ भ्रमित हो जो पहले से ही यहाँ है, और वह डमी इंटीग्रेशन x का f x प्राइम पर f का x प्राइम होगा जो ज्ञात है। तब यह इनर प्रोडक्ट, मैंने आपको बताया था कि जब मैं एक इनर प्रोडक्ट लेता हूं तो मुझे इसे लेने की आवश्यकता होती है। BR स्टेट फंक्शन का स्टार बन जाएगा। तो मैंने यहाँ क्या किया है? x का प्राइम fn स्टार प्राइम x का f प्राइम। यह ठीक वैसा ही है जैसा यहाँ लिखा है। आप देख सकते हैं कि यदि आप समेशन अंदर लेते हैं x का फाई n स्टार x का प्राइम फाई n, अगर मैं इसे डायराक डेल्टा फंक्शन के जैसे रखती हूँ, समेशन इंटीग्रेशन में स्थानांतरित किया जा सकता है और समेशन को घुमाया जा सकता है। फिर क्या हम कंसिस्टेंट हैं? क्या हमें x का f बराबर x के f मिलता है? जब आप dx प्राइम इंटीग्रेशन करते हैं यह आपको डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन देगा और आपको x का f बराबर मिलता है x के f के। तो यह सिर्फ एक सत्यापन है, लेकिन जिसमें यह लिखा जाएगा एक व्यवस्थित तरीका होगा। फंक्शन स्पेस में पूर्णता कंडीशन की यह परिभाषा होगी। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन शामिल है। तो चलिए अब चलते हैं आधार फंक्शन के साथ कुछ और खेल के लिए। जैसा कि उन्होंने पहले ही बताया कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस अधिक हो सकता है एक संभावना से जिससे आप कम से कम परिचित हो सकते हैं। आपके दो डायमेंशनल प्लेन में आपके पास फाई आई दो बेसिस फंक्शन दो डायमेंशनल प्लेन में जैसे एक्स वाई हो सकते हैं, और आपके पास एक और बेसिक फंक्शन भी हो सकता है जो 45 डिग्री घुमाया हुआ बेसिस है। इसकी अनुमति दी है दोनों को दो डायमेंशंस में अनुमति ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फंक्शन रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आप सभी इससे सहमत हैं, लेकिन मान लीजिए मैं इस आधार पर काम करती हूँ, मैं इस आधार पर जाना चाहती हूँ। तुम अभी भी वो कर सकते हो। आप कैसे करते हो? यह स्टेट जाई 1 और जाई 2 का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। फाई 2 एक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, एक अलग लीनियर कॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट के साथ ठीक जाई 1 और जाई 2 का। इसलिए हम जानते हैं कि कैसे खेलना है। कभी तो कोई बेसिस उपयोगी होगा, कभी कभी दूसरा बेसिस उपयोगी होगा। इसलिए आपको यह जानना होगा कि एक बेसिस से दूसरे बेसिस पर कैसे जाना है। आर्बिट्रेरी के बारे में क्या है? मैं आर्बिट्रेरी स्टेट पर काम कर सकती थी, या तो एक इस बेसिस का लीनियर सुपरपोजिशन के रूप में, समतुल्य इस बेसिस के कुछ अन्य लीनियर सुपरपोजिशन के रूप में, और फिर आप ध्यान दें वह जाई एल बेसिस फाई आई के एक लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। सूचकांकों पर नजर रखने के लिए
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। मैंने यहाँ दो सूचकांक रखे हैं। इस कन्वेंशन हाई पर ध्यान देंगे। क्या आप Cn को Dl से जोड़ेंगे? आप इस Xi L को हाई L बार के रूप में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। phi I यहाँ और आप कर सकते हैं हाई L। निश्चित रूप से phi I का Xi L के साथ आंतरिक प्रोडक्ट है। Dl और HNl के टर्म्स में Cn निर्धारित करें। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि Xi L आप इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एक पूर्ण बेसिस आप कोएफिशिएंट्स की तुलना कर सकते हैं और निर्धारित करें कि Cn, Ds और Hs के टर्म्स में क्या है। H दो बेसिस को जोड़ता है। Dl वह कोएफिशिएंट है जो मैंने Xi आधार में पाया और Cm वह कोएफिशिएंट है जो मुझे phi आधार में मिलता है। तो यह क्या खेल रहा है? बस आपको सराहना चाहती थी कि यदि आप एक आर्बिट्रेरी स्टेट का इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो यह प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड Cm है। phi के आधार पर यह फिर से लिखा जा सकता है। आप आउटर स्टेट के phi m यहाँ रख सकते हैं तो आप HML के साथ Dl को phi m के रूप में लिख सकते हैं, XL के साथ phi m के रूप में। और क्या इस बारे में Dl XL के साथ है आर्बिट्रेरी फंक्शन। मैंने इसे स्क्वायर कोष्ठक में रखा है। क्या आप देख सकते हैं क्यों? स्क्वायर कोष्ठक क्या है? समेशन ओवर L। यह एक आइडेंटिटी है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के समान है। जब भी आप चाहो एक नए बेसिस पर जाओ, आप बीच में कहीं भी आइडेंटिटी ऑपरेटर सम्मिलित कर सकते हैं। यहाँ मैं एक आइडेंटिटी ऑपरेटर सम्मिलित कर सकती हूँ और सही आइडेंटिटी ऑपरेटर R बेसिस में जो एक xi आधार है। यह एक चाल है जो हमारी मदद करेगी जब भी आप इसे देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक स्टेट है जो 40 डिग्री पर ओरिएंटेड है। आप उस स्टेट को देखना चाहते हैं। XI L बेसिस पर कार्य करना अधिक सुविधाजनक है। अगर मान ले कि आपके पास केवल X और पर चीजें हैं और Y phi आधार के साथ काम करने में बहुत आसान है। इसलिए स्थिति की सुविधा के आधार पर आप एक बेसिस से दूसरे बेसिस पर जाने में सक्षम हो सकते हैं। यह इक्वेशन एक बेसिस से दूसरे बेसिस पर है। एक आर्बिट्रेरी स्टेट के लिए यह और कुछ नहीं। यह कोएफिशिएंट यदि आप अन्य बेसिस पर एक यूनिट ऑपरेटर सम्मिलित करते हैं जो आपको देगा यह इक्वेशन। इसके विपरीत मैं इस स्टेट के बीच में यूनिट ऑपरेटर रख सकती थी और फिर मैं इसे पुनः व्याख्या कर सकती हूँ इस रूप में HML और एक यह DL के रूप में। मैं इसे 2 डायमेंशनल में समझा रही हूँ, फैमिलियर प्लेन और डायरेक्ट नोटेशन, ताकि आप जान सकें कि यह किया जा सकता है किसी भी डायमेंशनल में। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। मैं यहीं रुकूंगी।